अध्याय 5। अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साह के साथ स्वागत किया। गांधी जी ने जो ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का किराया भी देना था। उनके रहने खाने आदि का प्रबंध भी उन्हें ही करना था। गांधी जी का साहबी ठाड़ देखकर सेठ को लगा कि भाई ने तो मेरे यहाँ सफ़ेद हाथी बंधवा दिया है। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था, जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था। वह ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहाँ अकेले भेजने में झिझक रहे थे। मन में शक था कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे। अनेक प्रकार की शंकाओं में सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए दो ही काम थे, एक मुकदमे का और दूसरा क्लर्की का। सेठ स्वयं बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। काम चलाओ अंग्रेजी जानकर अंग्रेज व्यापारियों से लेन देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। पगड़ी उतारो। सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए। वहां उन्होंने वकीलों से परिचय करा और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम अपनी पगड़ी उतारो। गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। उन्हें मजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और अदालत से बाहर निकल आए। गांधी जी का अंग्रेजों से यह पहला मोर्चा था। बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि पगड़ी स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए, पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात और है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। सेठ के प्रतिवादी और अटर्नी वकील प्रिटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहां जाकर मामले को समझना था और अटर्नी को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट लेकर रेल के पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया। गांधी जब रात के लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरीबर्ग पहुंची तो उन्हें उस डिब्बे में एक अंग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज में बोला, उधर दूसरे डिब्बे में जा। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। गोरे ने जिद की और अशिष्टता से बोला, नहीं उतरेगा तो तुझे जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया। उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। गांधी जी रेलवे कर्मचारियों से बहस करते ही रहे और गांधी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ गई। रात बीतती जा रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते कांपते वेटिंग रूम में बैठे रहे। रात भर बैठे बैठे सोचते रहे, क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए। परंतु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी। मुझ पर आज जो बीती है वह एक महारोग का लक्षण है। यहाँ भारतीय इसी तरह से अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूंगा। राग द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूंगा। यह अंतरात्मा की आवाज़ थी जिसने उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर दी। सवेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रात वाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को ये रेल यात्रा की सुविधा के लिए तार किया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी। गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन से प्रिटोरिया तक रेल नहीं थी, इसलिए कोच में यात्रा करनी पड़ती थी। वहाँ से उन्होंने कोच सिकरम घोड़ा गाड़ी में यात्रा करनी थी। कोच के एजेंट ने गांधी जी के टिकट को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि गांधी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे।
गांधी जी के बहुत झगड़ने पर एजेंट ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, पर एजेंट जब उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी ही नहीं था, तब अर्ध त्यजेत स पंडित अर्ध तंजितम बुद्ध सर्वस जाता की नीति स्वीकार कर बाहर कोच बॉक्स पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें प्रिटोरिया शीघ्र पहुंचना था। जब कोच अगले मुकाम पर पहुंची तो जिस घोड़े ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने पुनः उठाने की कोशिश की। अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा। अरे तुम ही ने तो मुझे बॉक्स पर बैठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो। मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, अब मैं कोच के भीतर बैठूंगा। घोड़ा गांधी जी के दृढ़तापूर्वक उत्तर में चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और जबरन उन्हें बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। गांधी जी कोच बॉक्स की लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़े रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अंग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने कोच के भीतर बैठाना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार वे जोहान्सबर्ग पहुंचे। प्रिटोरिया पहुंचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था वह नहीं पहुंच पाया था। वे वहां के एक बड़े होटल में पहुंचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। तब वे एक भारतीय दुकान पर गए। जब उन्होंने उसे अपनी बीती सुनाई तो उसने कहा, भाई ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ प्राय घटती ही रहती है। होटल में कमरे नहीं मिलेंगे, हम घोड़ों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, पहले दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते, बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते, क्या कहें हजारों मुसीबतें हैं। गांधी जी की रेल यात्रा पर प्रिटोरिया जाना था और वे पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट तो दे दिया, पर प्रार्थना की कि यदि मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न करें। गांधी जी ने उनकी बात मान ली। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल इस अध्याय का पूरा भाग पढ़ेंगे।